सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जिसने भी अभी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्लियर किया है, सीए फाउंडेशन एग्जाम में पास हो गए हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में अपन सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि आपका वे फॉरवर्ड क्या रहने वाला है। आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट आपके स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले 3-4 दिन बहुत ज़्यादा एन्जॉय करिए। आप इस मोमेंट को बिल्कुल भी डिजर्व करते हो। एंड जितना भी आपका हैप्पीनेस का क्राइटेरिया रहता है, घूमना है, मूवी जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, सब कुछ कर लेने के बाद उसके बाद आप इस टाइप के वीडियोस पे आइए। और जितनी भी आपको गाइडेंस चाहिए, जितने भी एफएक्यूज आपके मन में है, क्वेश्चंस आपके माइंड में है, उसको अपन एड्रेस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मेजर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या मैं सिंगल ग्रुप दूँ, बोथ ग्रुप दूँ, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, और किस तरीके से हमारी जर्नी रहेगी, क्या मुझे क्लासेस ऑफलाइन लेनी चाहिए कि ऑनलाइन लेनी चाहिए, ये सारी बातों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो अभी अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया होगा, उसके ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते अपना डिस्कशन। यस, तो स्लाइड पे देखिएगा। सबसे पहले, अगर आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम पास कर दिया है तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। ठीक, इस टाइप का आपका रिजल्ट रहा होगा जहाँ पे सक्सेसफुल आपका हो गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव क्लियर द सीए फाउंडेशन एग्जाम। आपने एंट्री लेवल एग्जाम क्लियर कर दिए। नाउ यू आर इन टू नेक्स्ट स्टेप ऑफ सीए जर्नी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। वाई? बिकॉज जो कोर सब्जेक्ट होते हैं सीए जर्नी के, जैसे टैक्सेशन हो गया, एफएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एडवांस अकाउंटिंग हो गया, लॉ हो गया, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब आपको पहली बार इंटरमीडिएट एग्जाम में देखे जाएंगे। अभी तक आपको इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उस लेवल पे जज किया है कि जो आप 11th-12th करके आए थे वो आपने ढंग से किया है कि नहीं किया अकाउंट्स और इको में। और एडिशनली आपको लॉ में टेस्ट किया गया कि आप बेसिक लॉ भी संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो। अब इंटरमीडिएट लेवल पे सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। सारी स्टडीज़ और कोर्स का सिलेबस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। टफ नहीं बोलूँगा, अच्छा बोलूँगा। कई बच्चे इसको टफ बोलते हैं, ठीक है, तो टफ नहीं है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्यूरोसिटी से आते हो और आपका एक पैशन है कि मुझे एक अच्छा सीए बनना है, तो आपके लिए ये टफ नहीं होगा, ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। राइट, नाइस सिलेबस। तो विद दैट अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपके माइंड में जो मेजर 3 चीज़ें रहेंगी, सबसे पहला है आईसीआई का रजिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रजिस्ट्रेशन विद आईसीआई। आपको पास होने के बाद वापस से एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सीए इंटरमीडिएट में। एसएसपी पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी फीस 18,000 की रहेगी। तो ये सब स्टेप्स आप अंडरटेक कर लीजिएगा। आपको आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का मीडियम रहना चाहिए, जैसे कि कोई कार्ड हो जिससे आप पेमेंट कर सको। तो ये सब आप रेडी करने के बाद आप इस पर स्टेप्स देख लेना, यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है, स्टेप्स देखने हो तो देख लो। ये रजिस्ट्रेशन आपको कराना मैंडेटरी है। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएंगे वो ये रहेगा कि क्या मुझे बोथ ग्रुप सिलेक्ट करना चाहिए या फिर सिंगल ग्रुप में जाऊं। कई बच्चे सिंपल के चक्कर में जाएंगे, सिंगल ग्रुप जाऊं, इस टाइप का। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में आगे करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आपके माइंड में जो रहने वाला है वो ये रहेगा कि क्या मुझे ऑनलाइन क्लास ऑप्ट करना चाहिए या मुझे ऑफलाइन क्लास ऑप्ट करना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन रहेगा। सबसे पहला एफएक्यू जो डिस्कस करने के लायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपका एग्ज़ाम कौन सा अटेम्प्ट रहने वाला है। अगर आप खुद से जाके एक बार सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए, न्यू स्कीम का, न्यू स्कीम लिखिएगा, न्यू स्कीम, और उसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके जब आप इंटरसेक्शन पे जाते हो, इंटरसेक्शन में ये लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो मंथ का फर्स्ट डे होता है, ठीक है, टाइमलाइन बना देता हूँ आपके लिए। इंस्टीट्यूट ऐसा बोलती है कि फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम मंथ, एग्जाम मंथ, इसके बिफोर बिफोर आपका 8 मंथ्स हो जाना चाहिए। क्या चीज़ का? पढ़ाई का, स्टडीज़ का। और अकाउंट कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन से अकाउंट होगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उसके बाद 8 मंथ आपको टाइम वेट करना है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट आपका एग्जाम आ रहा होगा, उस एग्जाम में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा कि वहां पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो सर क्या किसी बच्चे का अगर 2 अटेम्प्ट लगता है एग्जाम में, तो कहीं पे रिजल्ट में लिखा आता है? नहीं, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट इस चीज़ को लिख के नहीं देती कि ये बच्चा 3 अटेम्प्ट में पास हुआ है, 4 अटेम्प्ट में पास हुआ है या 6 अटेम्प्ट में पास हुआ है। ये भी चीज़ एक ध्यान रखिएगा।
तो आपका एग्जाम का अटेम्प्ट अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हो 5 दिन 10 दिन जो भी, तो अप्रैल से अगर आप काउंट करते हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर वाला सरपास हो जाता है, यहाँ पे आपको नवंबर अटेम्प्ट वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जब आप देखोगे सीधा जनवरी अटेम्प्ट मिलेगा यहाँ पे आपको, जनवरी। या अगर किसी बच्चे को और प्रिपरेशन का टाइम रिक्वायर्ड है फिर वो मई में सीधा ऑप्ट कर सकता है, जनवरी 26 और मई 26। जनवरी इज इनफ फॉर बोथ ग्रुप, मतलब आप बैठ जाओ जनवरी में। कोई भी बच्चा ये मान के ना दे कि मैं मई तक अगर टाइम स्पेंड करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ के बहुत अच्छा कर सकता हूँ। आप जनवरी में भी उतना ही अच्छा करोगे, बिलीव मी। ठीक है, तो आपके अटेम्प्ट की बात हो गई। अटेम्प्ट आपका जनवरी 26 पहला आएगा, अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। नेक्स्ट है सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आई होप सो। कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं और फर्दर माइंड में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, अपन वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं 100%। चलिए नेक्स्ट पोर्शन इज सिलेबस, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में यार देखो, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते थे, इंटर में टोटल आपके 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मेरे टाइम पे 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करके 6 सब्जेक्ट कर दिया है, अच्छी बात है। नाउ दिस 6 सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, 3 सब्जेक्ट ईच। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा, एडवांस अकाउंटिंग। अकाउंट्स का जितना भी रहेगा पार्ट वो इसके अंदर आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कंपनी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कंपनीज एक्ट और फेमा एक्ट, ये सारा लॉ का सब्जेक्ट ग्रुप 1 का रहेगा। फिर आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेशन, जिसके अंदर 2 पार्ट रहने वाले हैं। 50 मार्क्स का पेपर रहेगा इनकम टैक्स का और 50 मार्क्स का पेपर रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। सो दिस इज ग्रुप 1। नाउ ग्रुप 2, ग्रुप 2 के अंदर पहला सब्जेक्ट है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 बोलते हैं इसको ओवरऑल, बट ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर आने वाला है। ठीक, कॉस्ट किस चीज़ से रिलेटेड होता है, बिजनेस में कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो कॉस्ट और उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग आप इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे होगे। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग एंड एथिक्स, बट दिस इज मोस्टली थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। ठीक है, आपके दिमाग में जजमेंट चलता है कि कोई सब्जेक्ट थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, तो उस हिसाब से देखोगे तो ये लिखने वाला टॉपिक है, मतलब आपके व्यू पॉइंट से थ्योरेटिकल है, बट इसमें दिमाग पूरा प्रैक्टिकल लगाना रहेगा, तो ये इस पर आप बहुत फोकस करेंगे। प्लस एक सीए के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिटिंग। क्यों, क्योंकि ऑडिटिंग, सीए मतलब क्या, ऑडिटर। सीए मीन्स व्हाट, सीए मीन्स ऑडिटर, तो ऑडिटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। एंड व्हाट इज एथिक्स सर, तो एथिक्स का मतलब ये रहता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल, बिकॉज सीए इज अ प्रोफेशन, बीइंग अ प्रोफेशनल, सीए इंस्टीट्यूट के कुछ गाइडलाइंस है कि एज अ सीए आप क्या कर सकते हो एंड क्या नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। एंड क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एज अ सीए, उसकी बात एथिक्स में की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पेपर नंबर 6 इज एफएम, फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक, प्रैक्टिकल पार्ट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल पार्ट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो टॉपिक रहते हैं वो आपका क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज टाइप का टॉपिक रहेगा इसके अंदर। ठीक, इसके अंदर भी 50-50 मार्क्स वाला स्ट्रक्चर है, मतलब 2 आंसर शीट आपको अलग अलग 50-50 मार्क्स की रहेगी। तो ये था आपका सिलेबस। सिलेबस के अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के अंदर 3-3 सब्जेक्ट्स, राइट। तो अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 का क्या मसला है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसके अंदर अपन ऑप्शन, क्या अपन ऑप्शनल दे सकते हैं, एक बार में ग्रुप 1 दे दें फिर दूसरे बार में ग्रुप 2 दे दें, फिर क्या इसको चूज करना है। तो अगला अपना क्वेश्चन, क्वेरी, आपकी जो क्वेरी रहती है माइंड में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो रहती है, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप, इसको चूज कैसे करना है, हाउ टू चूज, आपके माइंड में एक हलचल मचेगी। अभी आप एक डिलेमा में रहोगे कि वेदर आई शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप और वेदर आई शुड गो फॉर बोथ ग्रुप। ये आपके करियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन रहने वाला है, ये आपके करियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। तो इसको कैसे डिसाइड करना है, उसके कुछ फैक्टर्स मैं आपको एनालिस्ट करवा दे रहा हूँ। उन फैक्टर्स को यूज करके आप शांत दिमाग से खुद का खाली जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे, और वो देखने के बाद आप शांत मन से एनालाइज करेंगे कि कौन सा वाला ग्रुप चूज करना चाहिए। ठीक, अगर आप सिंगल ग्रुप करके देते हैं तो आप एक एग्जाम में ग्रुप 1 देंगे, ठीक है,
उसके बाद जब रिजल्ट आ जाए पास का, फिर सेकेंड एग्जाम में ग्रुप 2 देंगे, राइट। तो 2 एग्जाम मिला के आपका होगा, बोथ ग्रुप में आप वन सिटिंग में कंटिन्यूअस, एक ही एग्जाम में कंटिन्यूअस 6 पेपर दे रहे होगी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, देन पेपर 4, 5 एंड 6 ऑफ बोथ ग्रुप्स, राइट। तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप खुद चूज करिएगा। देखिए, आपको पासिंग क्राइटेरिया अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक। एक बार मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूँ, पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? इंस्टीट्यूट ये बोल रही है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे टू गेट पास्ड, और एग्रीगेट का भी क्राइटेरिया रहेगा 50%। 50 मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, 50% बोल रहा हूँ सर। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसका टोटल, मिनिमम टोटल जितने मार्क्स आपका, सपोज आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में जो भी आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड का टोटल को एग्रीगेट बोला जा रहा है। एग्रीगेट मीन्स, किसी बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला डिसीजन लेने में, इसीलिए मैंने आपको वापस से एक बार बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट्स, पहला क्राइटेरिया सब्जेक्ट्स 3, 6। आपके प्रीवियस 3 साल पहले वाले बच्चे 8 पेपर 1 सेटिंग में दे रहे थे, अभी आपको 6 पेपर देना है। आप सोच लीजिए, प्लस अलोंग विद दैट एमसीक्यू का भी क्राइटेरिया है, तो इसको टफ मत मानिएगा, ये ओके है, मतलब एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वेट है। दूसरा, मैं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक मानता हूँ टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट इन केस, इन केस इन केस यू ऑफ फॉर सिंगल सब्जेक्ट, इन केस यू ऑफ फॉर सिंगल सब्जेक्ट, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। मैं तो नहीं करूँगा, नहीं भाई, इतना सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा अज्यूम ना करें अपने आप से, ठीक है। लेस टाइम वेस्ट, क्योंकि आपके माइंड पे एक जब वेट रहेगा ना कि हाँ यार मैं बोथ ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, आप ना कोर्स को हल्के में नहीं लेते हो, हेल्दी अमाउंट ऑफ प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। हाँ, लेकिन साथ में आप एंजॉय भी कर पाओगे सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिस आउट होने वाला लाइफ से, ये आप क्लियर रखिएगा, कुछ भी चीज़ मिस आउट नहीं होगी। तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है जब आप सिंगल ग्रुप में होते हो, आप इसको लाइटली लेते हो, फिर आप बहुत ज़्यादा घूम लेते हो, और उसके बाद केओस पे केओस, केओस पे केओस बिल्ड हो जाता है। मैं तो कर लूंगा ना सिंगल ग्रुप है, मैं तो कर लूंगा ना सिंगल ग्रुप है, तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक। टाइम वेस्ट हो गया एक क्राइटेरिया। इजी हार्ड का मत लीजिएगा, मतलब मैनेजेबल रहता है इजीली। हाँ, अगर आप कोई और कोर्स पैरेलली कर रहे हो, उस कारण से अगर आप सिंगल ग्रुप ले रहे हो, दैट इज जेन्युइन, कि आप साथ में कुछ एमबीए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एलएलबी परस्यू कर रहे हैं, कुछ भी हैवी अगर आप साथ में परस्यू कर रहे हैं, देन यू मे ऑप्ट, बट हर क्राइटेरिया पे उत ग्रुप आगे रहेगा। सब्जेक्ट हो गए, टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स का मत देखिएगा कि मेरा बाजू वाला या मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, उससे डिसीजन मत लीजिए। लाइफ आपकी है, यहाँ से करियर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। मजाक नहीं चल रहा है कि चल एक दिन घूम लूँ, वैसा नहीं है। कोई भी डिसीजन लोगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के 6 मंथ्स पे रहेगा, ठीक है। टाइम सेविंग, यहाँ पे टाइम सेविंग, यहाँ से
2 एग्जाम इज इक्वल टू 1 ईयर। खाली एग्जाम देने में ही 1 साल निकलेगा आपका, ठीक है। मतलब जनवरी और मई अटेम्प्ट भी कर लोगे तो आप देख लो कि बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक। जनवरी फेब मार्च में रिजल्ट आएगा, फिर आप मार्च अप्रैल पढ़ाई करोगे, फिर मई में एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो 6 मंथ्स तो आपका ऐसा निकलेगा ही, राइट। यहाँ पे आपका वन शॉट ऐसा देखा गया है कि जो भी बच्चा बोथ ग्रुप डालता है उसका जनरली जनरली सिंगल ग्रुप तो कंपलसरी निकलता है और पासिंग परसेंटेज भी ज़्यादा अच्छा होता है फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट एज कंपेयर टू सिंगल ग्रुप स्टूडेंट। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ लीनियंसी, वन एंड वन फैक्टर, दैट इज लीनियंसी। नेक्स्ट, क्लास का टाइम तो मैनेज हो जाता है। क्लास टाइमिंग नॉट एन इशू। मैनेजेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रैंक यहाँ पे नॉट अलाउड है। अगर आप सिंगल ग्रुप लेते हैं तो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे का सेकंड ग्रुप क्लियर होने के बाद कोई रैंक अलाउड नहीं रहेगा। नॉट अलाउड, अलाउड। तो मेरिट लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक जिसको बोला जाता है, मेरिट लिस्ट में, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया रैंक सिर्फ उसी बच्चे का होगा जो वन शॉट बोथ ग्रुप निकालेगा। वन शॉट बोथ ग्रुप निकालेगा उसका रहेगा मेरिट लिस्ट में, नाम जाएगा। सिंगल ग्रुप वालों का नाम नहीं जाता मेरिट लिस्ट में, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड वन मोर लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रॉम माई साइड, आपके लिए और भी हो सकते हैं, कुछ और रहेगा कमेंट में डालना। यहाँ पे डाल रहा हूँ एग्रीगेट, एग्रीगेट 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू चूज बोथ ग्रुप ओवर, टू चूज बोथ ग्रुप ओवर सिंगल ग्रुप। मतलब डिसाइड ये करिए कि बोथ ग्रुप पे जाना है, एटलीस्ट क्लासेस तो पूरी ले लें, ठीक है। तो एग्रीगेट शब्द में कैसा होने वाला है, इफ यू चूज फॉर सिंगल ग्रुप तो आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपको एक एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली वाली कितना लाना है, 40 मार्क्स लाना है। और 3 सब्जेक्ट का टोटल होता है 300, तो 300 का 50% आपको 150 का एग्रीगेट मिनिमम रिक्वायर्ड है। मतलब ये बोल सकते हैं 50 मार्क्स हो ही गए, 50 मार्क्स इज कंपलसरी, बोल सकते हैं यस सर। बट अगर आप 6 सब्जेक्ट देते हैं इंस्टेड ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो 6 सब्जेक्ट में भी सेम रहेगा, 40 मार्क्स इंडिविजुअली लाना है और एग्रीगेट 600 का 50% 300 लाना है। तो आप पूछोगे सर इसमें क्या नई बात हो गई, यहाँ पे भी तो वही, मतलब जस्ट डबल द मार्क्स लाने हैं। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे भाइयों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो, आपको यहाँ जो 300 लाने हैं वो आप कौन से ग्रुप से ला रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कौन से ग्रुप से ये 300 लेके आ रहे हैं। सपोज आपका ग्रुप 1, सपोज आपका ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसमें आप लेके आ गए 90, ठीक है। 40-50 लाना था, लाए 90। ऐसा कर करके अगर आपका ग्रुप 1 स्ट्रांग है, ठीक है, और ग्रुप 2 स्ट्रांग नहीं है, जनरली देखा गया ग्रुप 1 में लोगों को ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ग्रुप 2 में थोड़े से एज कम्पेयर कम मार्क्स आते हैं बिकॉज ऑफ ऑडिट एंड एवरीथिंग। तो आपका जो ग्रुप 1 में जो सरप्लस सरप्लस एग्रीगेट है वो काम आ जाएगा ग्रुप 2 में, इनकेस ग्रुप 2 में आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा होगा। सपोज फॉर एन एग्जांपल एक ऐसा बच्चा है जिसका ग्रुप 2 में 41, 42 या 43 आया, तो अब उसका एग्रीगेट नहीं बनेगा। तो ग्रुप 1 में उसका जो 150 के ऊपर जितना भी रहेगा, सपोज 170 आया, ठीक। तो एक एक रिजल्ट इमेजिन करते हैं आप एग्जांपल के लिए।
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। सपोज ग्रुप 2 में 40 40 40 120 आया और ग्रुप 1 में 180 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 150 यूज हो गया एग्रीगेट में, 30 जो बैलेंस मार्क्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं, और यहाँ पे वैसे आप इंडिविजुअली पास हो गए हो क्योंकि 40 40 40 आ चुका है आपका, बट एग्रीगेट में आपका 30 का शॉर्टफॉल है। इस 30 को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा और आपको पास करा दिया जाएगा, पास। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप बोथ ग्रुप देंगे, सिंगल ग्रुप वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो बोथ ग्रुप दीजिए, बहुत सारे फैक्टर्स है जो ये बोलते हैं कि बोथ ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप दीजिए। टफ नहीं है, जेन्युइन है, जेन्युइन। तो कई बच्चे ये बोलते हैं, नॉट एट ऑल। दूसरे बच्चों की बातों में ना आए, एक मेंटर, एक गाइड से पूछे, आपसे बड़े लोगों से पूछे जो ऑलरेडी सीए क्लियर कर चुके हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आपका दोस्त या आपका सीनियर सीए क्लियर नहीं किया मत पूछिए, फाइनल वाले से फिर भी एक बार पूछ सकते हो अगर ज़्यादा ही क्लोज है तो, बट एक जन की बात पर रिलाय ना करें, कम से कम 4-5 सोर्सेज से चीज़ें कंफर्म करें, एडवाइजरी लीजिएगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रुप 2 बोथ ग्रुप चूज करने का ओवर सिंगल ग्रुप। तो आई वुड सजेस्ट, माय रिकमेंडेशन इज कि हर बच्चे को बोथ ग्रुप में बैठना चाहिए, माय रिकमेंडेशन। बोथ ग्रुप दीजिए, मस्त से निकलेगा आपका, देख लेना। मेरी एडवाइस काम आ रही होगी आपको जब आप रिजल्ट क्लियर करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका डिसाइड हो जाए, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको डिसीजन लेना है सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, ठीक है, मतलब साथ में ही चलेगा डिसीजन, फिर रजिस्ट्रेशन भी उस हिसाब से रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्या आप पास होने वाले हो नहीं होने वाले हो, इस चीज़ का बहुत हैवी वेटेज है कि आप क्लासेस कौन सी चूज करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन में भी आजकल दो वैरायटी चल रही है, ठीक है, टीचर स्पेसिफिक वर्सेस एड टेक। हैवी टॉपिक्स, क्या चूज करा जाए, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारे डिलेमास आपके लाइफ में आएंगे, उसी के लिए गाइडेंस वीडियो है ये, ठीक है, क्योंकि अभी आपने जर्नी स्टार्ट की, यू नीड सम गाइडेंस ओवर दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट में 2 लाइन में क्रक्स डिस्कस कर लेता हूँ, जिसको शॉर्ट में आंसर चाहिए। यार देखो, आपको ना एक बात समझनी चाहिए कि आप इस कोर्स में आ गए हो, आप पैशनेट हो, आप क्लियर करना चाह रहे हो, तभी आप अभी बैठे हो इस वीडियो के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीए इंटरमीडिएट में यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन सीए कोर्स। अभी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कंपलसरी। तो आप जिस शहर में रहते हो वहाँ अगर कोई बेहतरीन क्लासेस है सीए की, इंटर लेवल की, और फिजिकली वहाँ पे क्लासेस जाना वाला क्लासेस है, आप जाके फिजिकल मोड से क्लासरूम एनवायरनमेंट में जाके पढ़ें। अगला क्वेश्चन अगर आपका ये आ रहा है कि वहाँ पे 200-250 बच्चे बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो एनवायरनमेंट आप देखोगे ना 200 बच्चों का, और जब आपके वीकली टेस्ट हो रहे होंगे तब आपका कंपैरिजन बैठेगा कि मैं कहाँ हूँ और वो लोग कहाँ हैं, और टीचर आपके सामने होगा, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट डिपेंड करता है कि आप ढंग की फिजिकल क्लास चूज करें, कोई भी फिजिकल क्लास चूज ना कर लें, बेस्ट वाली चूज करें। तो जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, वो आपके एडवांटेजेस में काम करेगा, प्लस क्लास रहेगा तो आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। क्लास रहेगा तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, हर दिन क्लास में जाना है, एक ग्रुप है, एक सर्कल है, सक्सेसफुल लोगों का, सक्सेसफुल माइंडसेट से, ग्रोथ माइंडसेट से जो सर्कल बनेगा वो आपको पुश करेगा कि नहीं आपको आना पड़ेगा क्लासेस। आप मिस करोगे तो भी आपको आपके दोस्त का कॉल आ रहा होगा, क्लासेस वाले पूछ रहे होंगे कि भैया क्यों नहीं आ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम एनवायरनमेंट, आप वहाँ का टेबल, वहाँ की सीरियसनेस हमेशा ही अलग रहेगी। राइट नाउ यू नीड हैंड होल्डिंग इन द सेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्लास रहेगा तो क्लास डिसिप्लिन लेके आता है, कंपलसरी एंड कंपलसरी। वो चीज़ आप ऑनलाइन क्लास में, खास करके रिकॉर्डेड वाले पे, आप बिल्कुल भी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे डिसिप्लिन। सीए फाइनल वाला बच्चा भी कई बार रिकॉर्डेड क्लासेस पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता था, और अभी भी बहुत सारे बच्चों को डिसिप्लिन प्रॉब्लम जाती है इन द केस ऑफ
रिकॉर्डेड क्लासेस। वो मत सोचिए कि मेरा एक क्लास मिस होगा तो मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा, भाई तेरा क्लास मिस होगा ही क्यों। तो क्वेश्चन इज दैट मिस होना नहीं चाहिए, क्लियर करना है जल्दी। गोल क्या है याद रखिए, क्लियर करना है। तो आई वुड डेफिनेटली टिल ये इंटर लेवल रिकमेंड यू गाइस टू ऑप्ट फॉर एन ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको प्रॉपरली मिल रही है, और 6 में से हम सपोज 4 या 5 टीचर बहुत जबरदस्त हो और उस इंस्टीट्यूट का पासिंग का ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो सब क्राइटेरिया देखने के बाद ही चूज करिएगा कि इंस्टीट्यूट कितने समय से एग्जिस्ट करता है। ऐसा ना हो कि 3 साल 4 साल हुआ है उस इंस्टीट्यूट में चले जा रहे हो, राइट। तो चलिए कुछ कुछ फैक्टर्स अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको चूज किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, अच्छा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कोई फैक्टर नहीं रहेगा कि मेरा दोस्त ये चूज कर रहा है तो मैं भी ये चूज कर लूँ। मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि ये आपके करियर की बात चल रही है, ठीक है। ऐसा दोस्ती निभाने वाली बात नहीं, दोस्ती घर पे अलग से निभा सकते हो, ये आपके करियर की बात है। तो अपना दिमाग खुद का बिल्कुल से चलाइएगा, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में फीस। फीस यहाँ पे कम रहेगी, यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ी, एक सेकेंड, ऑफलाइन क्लास में फीस ज़्यादा रहेगी, ऑनलाइन क्लास में फीस कंपेरेटिवली कम रहेगी, ठीक है। पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन जनरली कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। पर्सनल अटेंशन जनरली कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको खुद, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर के पास जाना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन मोड हो ऑनलाइन मोड हो। ऑफलाइन में आपके पास टीचर सामने रहेगा, आप उनको पकड़ सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, काइंडली क्लियर माई डाउट। तो ज़्यादा बेटर है टू अप्रोच इन ऑफलाइन मोड, ठीक है। और बात अगर ईमेल व्हाट्सएप की रहेगी तो ऑफलाइन वाला टीचर भी आपके लिए ईमेल व्हाट्सएप वगैरह देगा आपको, टेलीग्राम, जहाँ पे आप डाउट डिस्कस कर सको। अलॉन्ग विद दैट क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, वो भी आपके डाउट क्लियर करने में सक्षम रहेगा, आपका एक अच्छा ग्रुप सर्कल बन रहा होगा। दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। खास करके इंटर लेवल तक बता रहा हूँ, फाइनल की गेम अलग रहती है, इंटर लेवल पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो टीचर विजिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, टीचर विजिबिलिटी क्या होता है। अब देखिए, टीचर विजिबिलिटी में कई बार बच्चा ये सोचता है कि जब मैं ऑफलाइन क्लास में जाऊंगा तो 200 250 400 बच्चे रहेंगे तो मुझे वहाँ पे टीचर कैसे विजिबल होगा। तो वहाँ पे गेम ये रहता है, अगर आप जल्दी पहुँचते हो क्लास में तो आप आगे बैठ पाओगे, और अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा, बट वहाँ पे भी आपको टीचर दिख रहा होगा। वहाँ पे वो लोग एक डिस्टेंस के बाद टीवीज लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्टर्स लगाते हैं, जिससे कि टीचर की विजिबिलिटी क्लियर रहे। बट ऑनलाइन के केस में क्या होगा, आप वही स्क्रीन खाली देख रहे होगे अपने घर पे, ठीक है। मोर, ठीक है, मोर फिजिकल मोर, ठीक, और वर्चुअली तो वहां पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। मोर यहाँ पे फिजिकल प्लस वर्चुअल दोनों होता है, ठीक, और यहाँ पे ओनली वर्चुअल। नेक्स्ट, नेक्स्ट फीस, पर्सनल अटेंशन हो गया, टीचर विजिबिलिटी हो गया। डाउट क्लियरिंग का तो मैंने आप इस बीच में डिस्कस कर लिया कि डाउट क्लियरिंग अगर आप वर्चुअल मोड पे हो तो ऑनलाइन सब टेलीग्राम मैसेजेस एक्सेट्रा के थ्रू होती है। ऑफलाइन में चाहो तो सामने बात कर सकते हो, स्टूडेंट से बात कर सकते हो। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, टेस्ट। ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट सीरीज हर वीकली अच्छी क्लासेस में आपको मिल जाएगी। हर वीकली वीकली टेस्ट, ऐसी क्लास को चूज करें जहाँ पे वीकली टेस्ट प्रॉपर से हो रहे हों, और टेस्ट के रिजल्ट को भी सामने वाला टीचर इंस्टीट्यूट प्रॉपर से ले। मेरे सिटी में, मैं रायपुर से हूँ, मेरे सिटी में जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं। तो वो वीकली टेस्ट, हर वीकली टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट पास। यहाँ तक बच्चा आके राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करता, खाली ऊपर ऊपर से देखेगा तो वो पास नहीं हो पाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप चाहो तो जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं आज तक, उनका इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा फैक्टर जो उनका रैंक लाने का रहता है, वो खुद बताएगा बच्चा कि वो होता है राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज़्यादा सॉल्व किए, मतलब टेस्ट ज़्यादा सॉल्व किए, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफलाइन क्लास के अंदर।
ऑफलाइन क्लास का मेजर एडवांटेज ग्रुप, एनवायरमेंट, टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेस्ट, ठीक है, वीकली टेस्ट। अब यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहती तो है, लेकिन आप अपने घर में बैठ के कितना सीरियस, प्लीज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए कि जब कंट्रोल हमारे हाथ में होता है तो हम वो डिसिप्लिन क्या ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे नहीं ला पाते हैं, बहुत कम बच्चे हैं वो ला पाते हैं, उनकी बात अलग है, बट मेजर मास नहीं ला पाते हैं। क्योंकि जब आप घर पे बैठते हो, घर वाले आपको काम भी बताएंगे कि घर पे तो ये भी कर दे वो भी कर दे। आपके दूसरे दोस्त जो इस कोर्स में नहीं है लेकिन अदरवाइज है, वो भी आ जाते हैं, वहाँ पे भी एक्सेसिबल हो। जब आप पढ़ने के लिए निकल गए फिजिकल क्लास के लिए, तो आपका माइंड और बॉडी, ठीक है, मतलब फिजिकल एंड मेंटल दोनों एनर्जीज फोकस हो जाती है। एज कंपेयर टू आप घर पे रहोगे तो आपकी एनर्जीज मिक्स रहने वाली है, कॉम्प्रोमाइज स्टडी कर रहे हो, इस बात को ध्यान में रख लेना। मेरा वर्डिक्ट तो ये है कि ऑफलाइन क्लास इंटर लेवल तक प्लीज प्रीफर करें फॉर योर ओन गुड। जबकि मैं खुद ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो भी मैं ये बता रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लास प्रीफर करना फॉर योर ओन गुड, ठीक है, इस बात को मार्क कर लेना। टेस्ट हो गया, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए, देखिए फीस, पर्सनल अटेंशन, टीचर विजिबिलिटी हो गई। टेस्ट एक होता है कि आपको एक मतलब टाइम टू ट्रैवल एंड गेट रेडी, टाइम टू गेट रेडी एंड गेट ट्रैवल। ऑब्वियसली इसमें आपको मतलब 1 आवर शायद लग सकता है रेडी होके निकलोगे और क्लास पहुंचने में, और यहाँ पे शायद ना लगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब यार मतलब वो एक डिसएडवांटेज है ही है कि ऑफलाइन क्लास के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा और रेडी होकर जाना पड़ेगा। बट इसका प्लस पॉइंट क्या है कि डिसिप्लिन भी बना रहेगा कि हाँ यार मेरे को जाना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से रेडी। घर पे पड़े रहोगे, शॉर्ट्स टी शर्ट वगैरह में पड़े रहोगे, कोई आपकी मतलब नहाए हो नहीं नहाए हो, मतलब कुछ भी कर रहे होगे, आपका डिसिप्लिन नहीं रहेगा। रात को आराम से सो के उठ रहे हो, घर ही तो है, अपना ही क्लास है, सो एंड सो थिंग्स। तो उस चीज़ों को बिल्कुल से ध्यान रखें कि ये आपको ना बाद में हैम्पर करेगा जब आपको। और पता है ये सारी चीज़ें जितनी मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, ये कब रियलाइज होगा, जब आपका मेजर टाइम निकल चुका होगा, मेजर टाइम निकल चुका होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में, देखिए जनरली ऑफलाइन क्लास जब आप लेते हो तो आपको जनरली आपको ऑल सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स। एज कम्पेयर ऑनलाइन क्लास में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि एक सब्जेक्ट मैं दूसरे से ले लूँ, दूसरा सब्जेक्ट मैं तीसरे से ले लूँ, इस टाइप का। तो जब आप एक इंस्टीट्यूट को चूज करें तो आप एक हाइब्रिड मॉडल भी बना सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन हाइब्रिड मॉडल। आप अपने सीनियर से ये पूछ लीजिए कि जिस इंस्टीट्यूट को भी आप चूज कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ा हुआ जो सीनियर रहेगा उससे ये पूछिए कि कोई भी ऐसा टीचर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो, उस पर्टिकुलर टीचर की खाली क्लास को आप ऑनलाइन ले लीजिए, बाकी चीज़ों को ऑफलाइन रखिए। लेकिन इंस्टीट्यूट की एक प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूट लोग क्या करते हैं, एज अ स्टूडेंट आपको बहुत फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं हमसे आप पूरे सब्जेक्ट लीजिए, डिस्काउंट दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन नहीं नहीं अब आपको पूरे ही लेना पड़ेगा ऐसा। तो एडमिशन कराने अकेले मत जाइए, किसी बड़े को साथ में लेके जाइए, पेरेंट्स, मम्मी पापा, किसी को भी लेके जाइए जो आपके बिहाफ पे नेगोशिएट करे कि नहीं सर बच्चा ऑनलाइन का पेमेंट कर चुका है एडवांस में, ऐसा बोल दो कर चुका है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लेकिन बाकी उसको एक सब्जेक्ट ऑनलाइन देखना है, बाकी 5 उसको ऑफलाइन देखना है, आपके यहाँ पे पड़ेगा। अब आप खुद सोचो अगर आप इंस्टीट्यूट होते तो उस बच्चे को भगाना, भगाना मतलब कस्टमर भगाना एक तरीके से इंस्टीट्यूट के लिए कोई नहीं करता इस टाइप का। शुरू में खाली एक डराया जाता है कि नहीं हमारा पॉलिसी है ये वो, आप चाहो तो कर लो, एक सब्जेक्ट ले लेना ऑनलाइन। अगर कोई टीचर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कोई पर्टिकुलर टीचर बहुत ज़्यादा खराब रिव्यूज़ मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा और मल्टीपल बैचेस से मिल रहे हैं, तो ये भी आप ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ऑनेस्ट, तो वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं एक आध सब्जेक्ट जो आपने ऑनलाइन ले लिया एक अच्छे टीचर का, रिमेनिंग आप कर लीजिए। और वैसे भी देखो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 6 लोगों की टीम रहेगी तो उसमें 3 लोग शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छे हो, 3 लोग उतने अच्छे नहीं होंगे। देखो सारे टीचर सेम नहीं होते और हर बार टीचर का प्रॉब्लम नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार सब्जेक्ट अगर थ्योरेटिकल है तो वो सब्जेक्ट का नेचर भी उस टाइप का होता है कि टीचर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता तो आपको टीचर खराब लगता है, तो उस फैक्टर्स को भी ध्यान रखिएगा। और बाद में आपको रिविजनरी क्लासेस तो बहुत सारी अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हो, बट प्राइमरीली आप ऑफलाइन क्लास चूज करें फॉर द सेक ऑफ 2 थिंग्स, एनवायरमेंट, स्टूडेंट्स एंड द टेस्ट सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज, एनवायरमेंट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ बन रही होगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस रखिएगा, जो भी सिलेबस, जो भी कोर्स, इंश्योर करना है आपको कि आज सुबह जो पढ़ाई हुई रात तक आपका सेल्फ स्टडी अपने टेबल पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लास से जो पढ़ के आ रहे हो वो नॉलेज रिटेन नहीं होता,
क्लास से पढ़ के आओगे, सेम डे को उसको क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करोगे, अपने दिमाग को चलाओगे कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा, मेरा दिमाग क्या बोलता है, उस नॉलेज को सेम डे यूज करोगे, तब जाके आपका वो रिटेन होगा, अदरवाइज वो पढ़ाई में काउंट नहीं किया जाएगा। ये ट्रांजिशन आपका रिक्वायर्ड है सीए में आने के लिए। सुबह जो पढ़ा है शाम तक उसका रिवीजन एंड क्वेश्चंस, शाम तक रिवीजन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तभी आपके दिमाग में हलचल मचेगी कि हाँ यार सुबह सर ने ये बताया था, अब मैं ये कर रहा हूँ। जब आप उस नॉलेज को यूज करते हो तब वो आपके माइंड में रिटेन होगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द काइंड ऑफ स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन। सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको पास कराएगी। टीचर इज जस्ट फॉर गाइडेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा एक बार, उसके बाद आपको खुद के 4-5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप सेल्फ स्टडी अपने टेबल पे घसाई करोगे, अपनी जितनी ज़्यादा मेहनत इस टेबल पे करोगे, एग्जाम की टेबल उतना कम परेशान करेगी। टफ उस बच्चे को लगता है जो ट्रांजिशन करने के लिए रेडी नहीं है बच्चा। ट्रांजिशन इज इम्पॉर्टेंट, ट्रांजिशन इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फॉर अ सीए स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक फाउंडेशन तक भी हो सकता है कि आप उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे जैसा आपने 11th-12th में किया था, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन केस यू वांट टू गेट पास, इन केस, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, डिसीजंस प्रॉपर से लीजिएगा। फ्रेंड वाला बेस गलत बेस होता है, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, इस वीडियो को बेस बनाइए। इस वीडियो को क्रॉस चेक करना हो तो करिए बाद में 6 महीने बाद, और जब भी आके आप मुझे ब्लेम ना करें कि सर आपने ये बताया था, मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया। आप और जगह सर्वे कर लीजिए, डिसीजन आपका रहेगा, जीना आपको है, बट मैं जो बेस्ट अपनी जर्नी क्रॉस कर चुका हूँ उसके बाद आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस मेरी तरफ से थी। इन केस आपको लगता है कि आपकी कोई अदर पर्सनल क्वेरी जो एड्रेस नहीं की गई है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। कनेक्ट करो और एडवाइस प्रॉपर से मल्टीपल चैनल से लो, एक चैनल को रिलाई ना करें, ना मेरे वीडियो को रिलाई करें प्रॉपरली, क्योंकि देखो 4-5 लोगों का मिला के जब आप एक दिमाग लगाओगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। बट हाँ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये पूरी एविडेंस बैक टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, और जितने भी लोग पास होते हैं उनसे बात करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो विद दैट इस वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक सारी क्वेरीज एड्रेस हो गई है। अब इस पे एक्शन ज़रूर लीजिएगा, ऐसा सुन के साइड मत हो जाइए, सर तो बोल रहे हैं नहीं मैं फ्रेंड की बात मान लेता हूँ, बेटा बाद में ना रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो काइंडली इन चीज़ों को हल्के में ना लें। अच्छा, अगर ये आपको शीट चाहिए तो मैं शीट का PDF भी डाल दूंगा, लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से आप शीट भी चाहो तो निकाल सकते हो, बट वीडियो इज़ इनफ फॉर यू गाइस। शीट चाहिए कुछ बच्चों को तो आप ले लेना डिस्क्रिप्शन से। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैं आपकी जर्नी में आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कुछ भी क्वेरी रहती है आप मेरे से कनेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन है, टेलीग्राम का लिंक भी जल्दी दे देंगे आपको, कनेक्ट करते रहिए, क्वेरीज एड्रेस करेंगे, साथ में मिलकर सीए की जर्नी बढ़िया से निकालते हैं। तो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितना भी स्ट्रेस आए ज़िंदगी में, इस ये जो आपका एन्जॉयमेंट का फेस है, आप पास हो गए, ये जो मीठा मीठा फेस अभी चल रहा है, इसको एंजॉय करें। शुरू का 1-2 महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आप एक एन्जॉयमेंट के फेस में हो। वापस से हम पूरी मेहनत करेंगे और इंटर एग्ज़ाम क्लियर करके वापस ये वाला अभी जो मोमेंट चल रहा है उसको रिलीव करेंगे। और अच्छा बच्चा, ठीक है, जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं वही यहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ के बाद अगर कोई अच्छा बच्चा फेल हो रहा है तो वो टॉपर ही फेल होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके ऊपर अपन एक अलग से वीडियो बना लेंगे। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।